हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल परंपरा क्लासेस में। मैं हूं अमित आर्यन और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेट नंबर 4। ये बीपीएससी के तहत 150 क्वेश्चन है। हम एक एक क्वेश्चन का डिस्कस देखेंगे और उसका आंसर को देखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जिनका भी दरोगा मेंस है या फिर आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, उन सभी जगह जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जाएगा आप उसको एक अलग नोटबुक में नोट करते जाएंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए। आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। वर्ष 2021 के नोबेल का शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चयनित किया गया है? तो यहाँ पे आंसर मारिया रेसा और दिमित्री आंद्रे मुराटोव है। ये दो व्यक्ति हैं जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है। यदि नोबेल की बात करिएगा तो नोबेल जो है कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1901 से दिया जाता है, 1901। और ये 6 क्षेत्र में शांति का जो नोबेल है ये केवल ओस्लो में दिया जाता है। बाकी 5 जो नोबेल बचते हैं 5 क्षेत्रों के, जैसे आपको फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, साहित्य हो गया, चिकित्सा हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी का आपको स्वीडन में दिया जाता है। बाकी एक जो शांति का पुरस्कार है वो आपको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में। हाल ही में 6 अप्रैल को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए गए हैं? तो इसका आंसर पांडिचेरी हो जाएगा। यहाँ पर बीजेपी एनडीए का गठबंधन से जो है यहाँ सरकार बनाई है। 30 सदस्यीय विधानसभा का सीट था जिसमें 2021 में चुनाव संपन्न हुआ है और वहाँ पे एनडीए ने सरकार बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात करते हैं तो एमा रादुकोन, जो कि आपको ब्रिटेन की महिला है। ब्रिटेन 1968 से अभी तक कोई भी खिताब नहीं जीता था, जिसमें एमा रादुकोन इस बार इनके लिए एक मेडल लेकर आई है टेनिस टूर्नामेंट का। नेक्स्ट है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? तो कर्णम मल्लेश्वरी, जो ओलंपिक विजेता है भारोत्तोलन की, ये कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली की पहली कुलपति महिला बनाई गई है। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो हुआ इसमें 2 खेलों को शामिल किया गया है। यदि पैरालंपिक की बात करते हैं तो पैरालंपिक में हमारे भारत के 54 भारतीय खिलाड़ियों ने शामिल लिया था 9 स्पर्धा में, जिसमें से 54 में से 40 पुरुष थे मेल और 14 फीमेल थी फीमेल। ये 54 दलीय भारतीय दल वहाँ पहुँचे थे टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। नेक्स्ट जो है, एक टोक्यो पैरालंपिक है और एक सीधा ओलंपिक है। यदि ओलंपिक की बात कीजिएगा तो ओलंपिक में भी 4 नए खेल को शामिल किया गया है। यदि पैरालंपिक में देखेंगे तो 2 खेल को जो शामिल किया गया वो 2 खेल जो है, एक बैडमिंटन और एक ताइक्वांडो, दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला गया है? तो पहला रेशम प्रसंस्करण की बात किया जा रहा है यहाँ गुजरात में हो जाएगा आंसर। भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य जो पूछा जाता है वो गुजरात ही है। नेक्स्ट है, नावों के लिए भारत का पहला सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये वाराणसी में, वाराणसी यूपी में। यहाँ एक खिड़किया घाट है, खिड़किया, यहीं पर सीएनजी स्टेशन बनाया जाएगा, खिड़किया घाट। नेक्स्ट है, ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन बने हैं? इसका आंसर दोस्तों दीपक काबड़ा हो जाएगा, जिनको 2020 में प्रतियोगिता में भाग निभाने के लिए इनको जज चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता है? तो ये मुंबई टीम हो जाएगा दोस्तों आंसर। मुंबई विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में एक भी मैच नहीं हारी है। 2021 में जो विजय हजारे ट्रॉफी हुआ है इसमें इसकी कप्तानी जो है पृथ्वी शॉ के द्वारा किया जा रहा था और एक भी मैच नहीं हारने वाली टीम जो है कि आपको मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूपी को हरा दिया था, यूपी सेमीफाइनल में पहुंचा था। अमेरिका चंद्रमा फाइनल में अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु, और ये हुआ था स्टेडियम का नाम याद जरूर रखिएगा। ये स्टेडियम जो खेला गया था दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम में फाइनल मैच। नेक्स्ट है, अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर किस वर्ष तक स्थापित करेगा? अमेरिका 2026 तक परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा चंद्रमा पे, और ये नासा के द्वारा किया जा रहा है। 1 स्कूल 1 IAS योजना किस राज्य ने शुरू किया है? इसका आंसर दोस्तों केरल हो जाएगा। केरल की गवर्नमेंट ने गरीब बच्चों के लिए जो है 10,000 प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आर्थिक रूप से योजना कार्यान्वित किया है, जिसका उद्घाटन जो है केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। 1 स्कूल 1 IAS याद रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र IDC की सुविधा प्रदान की है? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? ये इसके मालिक जो है जेफ बेजोस है। नेक्स्ट जो है अमेजोन के जेफ बेजोस जो है मालिक है। इसकी ब्लू ओरिजिन की बात करिएगा, ये 2000 में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 का ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? ईरान के 8वें राष्ट्रपति जो बने हैं इब्राहिम रईसी। ईरान 2021 में इब्राहिम रईसी जो है राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले 8वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पाम ऑयल में उत्पादक जो है इंडोनेशिया है। भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों से तेलों का पाम ऑयल का खरीदारी करता है, लेकिन मलेशिया से बीते वर्षों कुछ तनाव के कारण भारत जो है मलेशिया से पाम ऑयल का खरीदारी बंद करके इंडोनेशिया पर आश्रित है, और विश्व में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंडोनेशिया करता है। पाम ऑयल तार या खजूर का जो आप देखते हैं वृक्ष, नारियल, इन सभी से बनाया जाता है ये तेल। नेक्स्ट जो है 16 अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो ये हमारा इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा अफ्रीका। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अफ्रीका का जो अंतिम देश था नाइजीरिया जैसे ही पोलियो से मुक्त हुआ वैसे ही इस महादेश को जो है आपको पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया, ध्यान रखेंगे। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना है? तो एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स को बनाया गया है। महारानी एलिजाबेथ जो है जगह लेने वाला जो है एलिजाबेथ का जगह यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की बात किया जा रहा है, और ब्रिटेन को ही यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं या अंग्रेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लवलीना बोरगोहेन के असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सही है। अवनी लखेरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, मतलब ये भी सही है। दोनों कथन आपका यहाँ सही है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। यदि इसकी बात करिएगा तो लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ उसमें 69 किलो भार वर्ग में भाग ली है और वहाँ पे कांस्य पदक जीता है। यदि अवनी लखेरा की बात करिएगा तो शूटिंग प्रतियोगिता में ये राजस्थान से है और ये जो है गोल्ड मेडल जीती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सेवा शुरू करने वाला हमारा जो सरकार है ये हरियाणा गवर्नमेंट है। हरियाणा गवर्नमेंट जो है 1075 नंबर एक टोल फ्री नंबर जारी किया था, जिसके तहत जो है आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत किसे चुना गया है? ये माइकल ब्लूमबर्ग को जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत चुना गया है। इनकी बात करिएगा, पेरिस समझौता के लक्ष्य जो है कार्बन से भारत ही नहीं वर्ल्ड को 2050 तक मुक्त करने का एक योजना चल रहा है, उसी के तहत इनको राजदूत चुना गया है 250 तक कार्बन से दूर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक को ई नाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया? तो कोटक महिंद्रा बैंक है, ई नाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये IBM
कंपनी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 4, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट करेंगे। ये सिंगापुर के साथ किया गया है। ये दक्षिणी चीन सागर में नौसैनिक सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और सिंगापुर के साथ। यदि बात करिएगा सिम्बेक्स का, ये जो है 28वां संस्करण है। सिम्बेक्स की शुरुआत 1994 से हुआ है, इसको भी लिख लेंगे 1994। आने वाले समय में एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है और आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। कब शुरुआत हुआ है, कैमा संस्करण है, कहाँ हुआ है, किस देश के साथ हुआ, इन तरह के तमाम तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। पूरा प्रयास मेरा किया जा रहा है कि आपको हर एक पॉइंट बढ़िया से एक्सप्लेन करके दे दे, ताकि आप नोट कर लें और इसको याद रखें। आप यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जैसा कि हम पहले ही बताए हैं, मेरा नाम अमित आर्यन है। मैं ऑनलाइन क्लास भी ऑर्गेनाइज करवाता हूं। परंपरा क्लासेस से ही हमारी क्लास भी है। यदि आपको हमारे क्लास से जुड़ना है तो आपको एक लास्ट में कमेंट करें, आप एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसके ज़रिए आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जोधपुर में मियो का बड़ा स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम महेश नगर कर दिया गया है। ये आपको राजस्थान के जोधपुर में ज़रूर याद रखेंगे, मियो का बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किस भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? यूएनओ की बात किया जा रहा है, ऐसा युवराज सिंह के साथ किया गया था। युवराज सिंह की बात करिएगा, ये 336 संयुक्त राष्ट्र कर्मियों में से एक थे जिन्होंने ड्यूटी के दौरान कोविड के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो एंटोनियो गुतेरस जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है, इनके द्वारा इनके स्मारक में शांति के क्षेत्र में रक्षा अधिकारी युवराज सिंह को मरणोपरांत जो है कि ये पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। यदि बात करिएगा यूएनओ की चर्चा हुआ है, यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है, ज़रूर याद रखेंगे। वर्तमान में यूएनओ में 193 देश है, 193। आगे बढ़ते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभांकर निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभांकर सोमाइटी को चुना गया है, सोमाइटी। यहाँ पे टोक्यो पैरा ओलंपिक में हम बात किए थे कि आपके जो भारतीय दल थे 54 थे, 54 में 40 पुरुष थे, 14 महिला थी। यहाँ मेल हो जाएगा और 14 महिला थी, फीमेल। यदि बात करिएगा ओलंपिक का शुभंकर किसको बनाया गया था, तो याद रखिएगा मीराई तोबा को, मीराई तोबा। दोनों अलग अलग हैं, यही दोनों एग्ज़ाम में आपके लिए ब्रेकर है, एग्ज़ाम में ब्रेकर है, ध्यान रखेंगे इस बात को, मीराई तोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? पहला स्थान पूछा गया नवाचार में, पहला स्थान पे जो आया है वो हिमाचल प्रदेश है, फर्स्ट। ये उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों की बात किया जा रहा है। पूरे भारत के अंदर पूछेगा बड़े राज्यों के श्रेणी में प्रथम राज्य किसका है प्रथम स्थान पे नवाचार में? तो कर्नाटक, याद रखिएगा, इसका आंसर कर्नाटक है। यदि दूसरा पहाड़ी राज्यों में पूछेगा तो दूसरा में उत्तराखंड हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर पे, उत्तराखंड आपको सेकेंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट के लेखक कौन है? बिकॉज, तो इसका जो आंसर है आपको राम माधव के द्वारा जो है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक हैं। यदि बात करिएगा इस पुस्तक का, तो भाजपा के प्रसिद्ध नेता है राम माधव राव की रचना है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन की बात करिएगा, एक इनकी नई पुस्तक आया है, होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड, ये पुस्तक भी लिख लीजिएगा, आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। रवि शास्त्री की भी एक पुस्तक है, रवि शास्त्री की भी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है स्टार्ज एजिंग।
स्टार एजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, प्लेयर्स इन लाइफ, इन माई लाइफ, सॉरी, इन माई लाइफ। इनकी पुस्तक है स्टार गेजिंग एजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? एनीमिया मुक्त की बात कीजिएगा तो ये मध्य प्रदेश फर्स्ट स्थान पर है, दूसरा स्थान पे उड़ीसा है, सेकेंड पे उड़ीसा को याद रखेंगे, और थर्ड पे एनीमिया में जो हिमाचल है, हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? तो केवडिया, ये गुजरात में है। नेक्स्ट है लापता व्यक्ति की पहचान के लिए एक आई फैमिलिया वैश्विक डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? आई फैमिलिया की बात करिएगा जो माता पिता से अपने बच्चे बिछड़ गए हैं उनकी खोज खबर करने के लिए, या फिर जो भी व्यक्ति हैं जो बड़े भी हैं वो भी यदि बिछड़ गए हैं तो अपने परिवारजनों से मिलने के लिए जो है ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के द्वारा ये ऐसा प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारतीय राज्य जो है 3 देश से सीमा साझा नहीं करता है? 3 देशों से सीमा साझा नहीं करने वाला पूछा है, तो इसका आंसर असम है। असम के अलावा यदि पश्चिम बंगाल को लीजिएगा तो पश्चिम बंगाल, नेपाल, बांग्लादेश, और भूटान के साथ सीमा साझा करती है। जबकि सिक्किम की बात करिएगा तो ये चाइना, नेपाल, भूटान, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, नोट कर लेंगे, इसके साथ सीमा साझा करती है। एक और ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये आपको चीन, भूटान और बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। और असम की बात करते हैं तो असम भूटान और बांग्लादेश से सीमा साझा करती है, भूटान और बांग्लादेश से, इसी कारण आंसर असम होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर से देख लीजिएगा पश्चिम बंगाल से हमारा कौन कौन राज्य सटता है। तो एक तो आप पश्चिम बंगाल के बगल में बांग्लादेश है, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद आपको हम क्लास के दौरान बताए थे कि ऊपर में नेपाल है, वहाँ तक चली जाती है, और उसी के बगल में भूटान है। तो नेपाल, भूटान ऊपर में और बांग्लादेश बगल में। पश्चिम बंगाल 3 देशों से सीमा साझा करती है। यदि सिक्किम की बात करिएगा तो सिक्किम भी आपका ऊपर में है, यहाँ पे चाइना है बगल में, वहीं पे बगल में नेपाल है, और भूटान भी पास में ही है। तो चीन, नेपाल, भूटान तीनों जो है कि आपको सिक्किम से सटती हैं। असम की बात करिए तो असम केवल भूटान और बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ चीन, भूटान और बांग्लादेश की सीमा यहाँ से लगती है। इस प्रकार असम जो है केवल 2 देशों से सीमा टच होता है। नेक्स्ट जो है मेघालय का पठार, इनमें से किसका भाग या अंश है? तो ये दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है, मेघालय का पठार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जो पूछा जा रहा है यहाँ पे जरवा हो जाएगी। यदि बात करते हैं गोंड जनजाति का, तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जो जनजाति है गोंड है, संथाल झारखंड में पाई जाती है, और लेप्चा जो है सिक्किम की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में निम्नलिखित झीलों एवं संबंधित राज्यों को कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो अष्टमुडी जो है कि कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट जो है पुलिकट जो है कि आपको कहाँ है? तमिलनाडु में नहीं होकर पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश में होगा। रूपकुंड जो है कि पंजाब में दिया है, ये पंजाब नौ के हिमाचल में होगा, हिमाचल। सूरजकुंड हरियाणा सही है। इस प्रकार आंसर 1 से अधिक है तो यहाँ पर देंगे उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में नहीं पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी की बात की जा रही है तो ये हिमाचल प्रदेश में नहीं,
मेघालय, केरल, कर्नाटक, इन सभी जगहों जो है कि लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना मात्र एक ही राज्य में है? एक ही राज्यों में नदी घाटी परियोजना के तहत जो है, इसमें से चंबल घाटी परियोजना को एक एक करके देख लेते हैं। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 जगह पाई जाती है। यदि मयूराक्षी परियोजना की बात करते हैं, मयूराक्षी परियोजना जो है कि आपको झारखंड से है और पश्चिम बंगाल भी लाभान्वित होता है, 2 राज्य होता है। जबकि शरावती जो है कर्नाटक एवं शरावती की बात करते हैं तो ये जो है कर्नाटक नदी में हो जाएगा, और हीराकुंड की बात करते हैं तो ये उड़ीसा के लिए उपयोगी है। इस प्रकार यहाँ भी ऑप्शन 1 से अधिक है, तो आप आंसर 5 ही जाएगा यहाँ। फिर से देख लीजिए, चंबल घाटी MP है और राजस्थान है, 2 राज्य इससे लाभान्वित होता है। मयूराक्षी की बात करते हैं तो इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ भी 2 राज्य है। यदि बात करते हैं पश्चिम बंगाल तो हो ही गया मयूराक्षी से। शरावती की बात करते हैं तो इससे कर्नाटक केवल लाभान्वित है, कर्नाटक। और आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि मात्र एक ही राज्य कौन सा है जो कि नदी घाटी परियोजना, जबकि यहाँ पे हीराकुंड भी आंसर है और शरावती है, इसलिए आंसर 1 से अधिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्तमान में बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? केवल 2। वर्तमान में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, एक पहला उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, और एक है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, केवल 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में कौन सा सागर स्थित है, ये प्रश्न है 39 का। तो तिमोर सागर। यदि तिमोर सागर की बात करिएगा तो ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया के मध्य ये स्थित है, ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया के मध्य जो है ये स्थित है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में तिमोर सागर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। ब्राज़ील कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? सीधा दहाई अंक याद रखेंगे 10। इसमें फ्रेंच ग्यूना आता है, ग्यूना आ जाता है, सूरीनाम है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, पेरू है, बोलिविया है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है। इतना 10 देशों से सटता है। 10 देश को आप याद नहीं रखेंगे, सिर्फ ये याद रखेंगे ब्राज़ील कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है, तो 10। इसमें से कुछ देश है फ्रेंच गुयाना और गुयाना, कोलंबिया, सूरीनाम, वेनेजुएला, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? तो ये बैकाल झील को कहा जाता है, पर्ल ऑफ साइबेरिया। यदि बात करिएगा ग्रेट बियर झील की, तो ये हमारा जो है अमेरिका में है, यूएसए में है। इसके अलावा जो है विक्टोरिया झील की बात करिएगा तो ये अफ्रीका में है। जायसन झील जो है कि जॉनसन है, ये जायसन, ये कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान। ये सभी को आपको नोट कर लेना है। बैकाल झील रूस में पड़ता है, ग्रेट बियर झील जो है कि आपको यूएसए में है, विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका में है, और जॉनसन झील जो है कजाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती? इसका आंसर दोस्तों 41 का पहला आंसर जो था आपको बैकाल झील बता चुके थे। भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु न्यूयॉर्क के शहर में नहीं पाई जाती है, अमेरिका का भाग है। और यहाँ पर जो जलवायु होती है खट्टे फल की खेती के लिए, ये भूमध्य सागरीय जलवायु काफ़ी लाभदायक है। नेक्स्ट है, गंडक नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? गंडक नदी सिवान जिला से नहीं आती है। यदि गंडक नदी की बात करिएगा, बिहार में गंडक नदी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हम लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा, ये आगे भी आपको पूछा जा सकता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सोनपुर, सारण,
और एक और याद रखेंगे गोपालगंज। इन सभी जगह से जो है कि आपको गंडक नदी बहती है, सिवाय सिवान को छोड़ के। फिर से देखेंगे, याद करना बहुत आसान है। एक तो पहले ही याद रखिए, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, जो कि मुजफ्फरपुर का भाग है, मुजफ्फरपुर से सटा हुआ है, तो मुजफ्फरपुर होगा ही। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर, जब ये 3 हो गया तब वैशाली आ जाइए। वैशाली को कैसे छोड़ सकते हैं, ये 4 हो गया। जब वैशाली आ गए हैं तो सोनपुर चले जाइए। वैशाली और सोनपुर ये 5 हमारे हो चुके हैं। एक सारण 6 हो गया और गोपालगंज 7 हो गया। ये याद रखेंगे। इतना से होते हुए हाजीपुर के निकट गंगा में ये आके मिल जाती हैं गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जिले से सटा हुआ इनमें से कौन सा जिला है? सबसे अधिक जिलों से सटा हुआ जिला पूछा जा रहा है तो इसका आंसर खगड़िया हो जाएगा। यदि खगड़िया की बात करिएगा कि कितना जिला से सटा हुआ है, तो खगड़िया हमारा 7 जिला से सटा हुआ है। 7 जिला जो खगड़िया को यदि आप देखिएगा, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर और दरभंगा। यदि दरभंगा की बात करिए कितना जिला से सटा हुआ है, तो दरभंगा हमारा 6 जिला से सटा हुआ है। यदि नालंदा की बात करिएगा कि नालंदा हमारा कितना जिला से सटा हुआ है, तो नालंदा भी हमारा 6 है। यदि सहरसा की बात करिएगा तो ये 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे निम्नतम ऊंचाई वाला पहाड़ी कौन सा है? यहाँ से आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे। सबसे निम्नतम ऊंचाई पर जो निम्नतम की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर गया हो जाएगा। गया सबसे नीचे है और गया की ऊंचाई की बात करिएगा तो 266 मीटर है। सबसे ऊंचा पूछा जाएगा तो सोमेश्वर दे दीजिएगा। इसकी ऊंचाई जो है, सोमेश्वर की बात किया जाएगा तो 874 है, 874 मीटर। ये निम्नतम और सबसे अधिकतम जरूर याद रखेंगे। यदि राजगीर की बात करिएगा तो इसका 466 मीटर है, 466 मीटर। और खड़गपुर की बात करिएगा तो 510 मीटर है। पुनः एक बार देख लेंगे। सबसे ऊंचा पूछेगा बिहार का सबसे ऊंचाई वाली पहाड़ी, कुछ नहीं, सोमेश्वर की पहाड़ी 874 मीटर। सबसे निम्नतम पूछेगा गया का 266 मीटर। इसके बाद जो है तीसरा खड़गपुर है 510 मीटर। और राजगीर पूछेगा तो 486 मीटर, 66 मीटर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करिएगा ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक, जिसे होम रूल बिल के नाम से जाना जाता है, किसने प्रस्तुत किया था? चार्ल्स ब्रेंडेला को याद रखिएगा। ये भारतीय कांग्रेस में दिलचस्पी रखते थे, जिसकी वजह से जो है इन्होंने होम रूल भारत के लिए जो होता है एक स्कीम बम्बई अधिवेशन में पास किया, जिसको होम रूल स्कीम या चार्ल्स ब्रेंडेला के विधेयक होम रूल बिल कहा गया है। तो ये 1890 में चार्ल्स ब्रेंडेला को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को आप अपने कॉपी में नोट जरूर करेंगे। ये रफ़ीक ज़कारिया है। बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। बीपीएससी हो गया, पीटी हो गया, रेलवे हो गया, बिहार दरोगा हो गया, इन सभी जगह ये क्वेश्चन को दिया गया, ध्यान रखेंगे। यदि बात करेंगे रफ़ीक ज़कारिया की, तो इनकी कुछ और पुस्तकें हैं, जैसे विभाजन की कीमत। विभाजन की कीमत नोट कर लेंगे। विभाजन की कीमत, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उस विषय पर यह पुस्तक को लिखा गया है। इसके बाद जो है धर्मनिरपेक्ष भारत में सांप्रदायिक रोष है। एक और पुस्तक है नेहरू का एक अध्ययन। नेहरू का एक अध्ययन, नेहरू का एक अध्ययन, ये भी पुस्तक है रफ़ीक ज़कारिया का, नेहरू का एक अध्ययन। एक और पुस्तक है इनका गांधी और भारत का टूटना। गांधी और भारत का टूटना, गांधी और भारत का टूटना। इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण जनता के बीच कहाँ दिया था? महात्मा गांधी 1916 के लखनऊ अधिवेशन, वाराणसी में जब कॉलेज का उद्घाटन किया जा रहा था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, उस समय गांधी जो है इसमें भाग लिए थे और पहली बार लोगों के बीच में आकर भाषण दिए थे। यदि लखनऊ अधिवेशन की बात करिए तो गांधी जी
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दूसरी बार भाग लिए थे? सेकेंड टाइम कांग्रेस के दूसरी बार भाग लिए थे। पहली बार जो है 1901 में भाग लिए थे कोलकाता अधिवेशन में। दूसरी बार 1916 के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और आपको बता दें वहीं पर राजकुमार शुक्ल मिले थे जो कि चंपारण के रहने वाले थे। इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ऐसा कहने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक जब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस जनसभा में बाल गंगाधर तिलक बोले थे कि यदि भगवान छुआछूत को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक का, ये स्टेटमेंट लिख लेंगे। यदि बाल गंगाधर तिलक की बात कीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक जो है शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव, ये सब जो मुंबई में महोत्सव होता है इसका श्रेय भी शिवाजी का दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु जो है असहयोग आंदोलन के शुरू होने के दिन ही 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा निम्नलिखित में से किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। इसमें सांप्रदायिक पंचायत की बात करिएगा 16 अगस्त 1932, डेट सहित याद रखेंगे। 16 अगस्त 1932 को किया गया था। रैमजे मैकडोनाल्ड जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने एक पंचायत के अनुसार, रैमजे मैकडोनाल्ड पंचायत के अनुसार जो है एक विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दिया जो विवादपूर्ण था। इसके अनुसार जो था उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बुद्ध, एंग्लो इंडियन, पारसी, दलित सभी के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र का निर्णय लिया गया था। इसी को सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जानते हैं, लॉर्ड रैमजे मैकडोनाल्ड को। डेट है 16 अगस्त 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग को जब आज़ाद कर दिया गया 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर। अच्छा, यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कांग्रेस के द्वारा जो है त्यागपत्र देने के मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से इसको त्यागपत्र दे दिया था, जिसके कारण जो है इन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। इस कानून के तहत शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, बिना वकील, बिना दलील के आपको जेल में बंद कर दिया जाता था और आपके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाती थी। यही रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे, जहां पे जनरल ओ डायर ने आदेश दिया गोली चलाने का, जिसमें बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? अमर नायक की बात करते हैं तो ये विजयनगर साम्राज्य में इनकी राजनीतिक खोज है। विजयनगर की बात करिएगा, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक ऐसे हरिहर और बुक्का को माना गया है, लेकिन विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहा करते थे। अमर नायक जो था क्षेत्र में किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से जो था कर और अन्य बकाया राशि एकत्रित किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ है? तो भारत का सूफियों का आगमन 10वीं शताब्दी में हुआ है। गजनबी के प्रारंभ से ही सूफियों का आना भारत में माना जाता है। 10वीं 11वीं शताब्दी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यदि यहाँ ऑप्शन में 11वीं शताब्दी रहता तो बेस्ट ऑप्शन वो होता, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10वीं भी सही है। अलवार संत किसके उपासक थे? अलवार जो संत थे ये विष्णु के उपासक थे। 12 अलवार अपने आप को जो अलवार वो कहते थे जो ईश्वर की आस्था में पूर्णतः समर्पित है, उन्हीं को कहा गया। ये 12 अलवार संतों के नाम से जाना जाता है। नयनार की बात करिएगा, नयनार शिव भक्त थे। नयनार शिव भक्त थे। यही दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिक्कत करेगा। नयनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित के द्वारा आपको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया है? ये ऐसा करने वाले टीपू सुल्तान हैं, जो कि विदेशों में आपको दूतावास स्थापित किए हैं। ये इन्हीं का देन है। यदि बात करिए टीपू सुल्तान का फोटो जो है नासा के ऑफिस में लगा हुआ है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई है?
अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात किया गया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सतीश चंद्र। सतीश चंद्र की बात करी गई, ये इतिहासकार थे जो मुगल साम्राज्य के विघटन की जड़ें और मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था जो मिलती है वो सतीश चंद्र के द्वारा उजागर किया गया था, जिसमें व्यापार, उद्योग और वैज्ञानिक विकास को प्रक्रिया मुगल साम्राज्य में धीरे धीरे शिथिल पड़ गया, यानी स्थिर पड़ गया, जिसके कारण जो है कि ये संकट उत्पन्न हुआ। ऐसे जागीरी व्यवस्था जो है सबसे पहले अकबर के शासनकाल में जागीरदारी प्रथा स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने किस वर्ष इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत की थी? 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो क्रिप्स मिशन में आधिकारिक वार्ताकार जो थे, क्रिप्स मिशन सबसे पहले ये जानिए क्रिप्स मिशन हुआ कब था। क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में किया गया था और कांग्रेस की तरफ से 2 लोग इसमें भाग लिए थे। उन दोनों का नाम, एक तो आप जवाहरलाल नेहरू को याद रखेंगे, दूसरा मौलाना आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पत्रकारिता का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पत्रकारिता की बात जो है राजा राम मोहन राय को इनको जनक कहा जाता है। इन्होंने बंगाली में, हिंदी में, अंग्रेजी में, कई भाषाओं में जो है पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, संपादन किया। इनके पत्रों में 2-3 पत्र को समाचार पत्र को आपको याद रखना, एक संवाद कौमुदी जो कि हम क्लास में भी आप लोग को याद ही होगा, किसी को यदि परेशानी होगा तो यहाँ देख लेंगे, संवाद कौमुदी। इसके बाद जो है एक इनका और था मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में था, मिरातुल। इसके अलावा बंगदूत ये पुस्तक है। राजा राम मोहन राय के बारे में बात करिएगा, राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 1772 में हुआ था, मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टन नामक जगह में हुई है। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ था? दांडी यात्रा जैसे ही समाप्त हुआ था 5 अप्रैल को, तो 6 अप्रैल को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ था। दांडी यात्रा की बात करिएगा तो 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई है और ये दांडी यात्रा जो है आपको 5 अप्रैल 1930 को दांडी नामक जगह पर साबरमती से दांडी के बीच की यात्रा थी 385 किलोमीटर का, जिसमें गांधी जी नमक कानून को तोड़े थे और वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो गया था। इस क्वेश्चन को बीपीएससी भी बिहार एसएससी मेंस में पूछा है इस बार। पत्रकारिता है, इसको मिलान करना। आइए एक एक करके देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ की बात करते हैं तो ये जो है एनी बेसेंट हो जाएगी। फ्री हिंदुस्तान का तारकनाथ दास जो कि अमेरिका में है। इंडिया डिवाइडेड की बात करते हैं राजेंद्र बाबू हो जाएंगे। अनहैप्पी इंडिया की बात करते हैं लाला लाजपत राय हो जाएंगे। तो 2 3 1 4 2 3 1 4 कहाँ है? यहाँ पे है 2 3 1 4। चलिए, वेलेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम को यदि देखते हैं एक एक करके तो इसमें जो हो जाता है, पहले हैदराबाद 1, दूसरा मैसूर 2, तंजौर 3, अवध 4। बिल्कुल सीक्वेंस में दिया है, आपको परेशानी नहीं होगा। सहायक संधि यदि हैदराबाद की बात करते हैं तो ये 1798 में है। 1798 में हैदराबाद है। मैसूर की बात करते हैं 1799 हो जाएगा। तंजौर भी 1799 है। अवध की बात करिएगा 1801 हो जाएगा। भोसले जो था इसमें ऑप्शन में ने 1803 में, और सिंधिया को जरूर याद रखिएगा 4 में। भोसले 3 में, सिंधिया 4 में। आगे चलते हैं। अंगल नेपाल युद्ध 1814-16 की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये जो संधि हुई है अंगल नेपाल युद्ध, अंग्रेज और नेपाल के बीच में जो युद्ध होता था गोरखा युद्ध,
ये सुगोली की संधि के तहत समाप्त हुआ है। एक है संगोला का संधि जो कि 1750 में हुआ, ये संगोली की संधि है, दोनों अलग अलग हैं, याद रखेंगे, ये दोनों को लिख लेंगे। इसके बाद जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे कर दिया गया है, कैसे किया गया है, तो कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। नेक्स्ट है, यदि बात करिएगा डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत का ये शिकार हुआ था जिसमें वाजिद अली शाह यहाँ का नवाब था, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, इन्हीं को कुशासन का आरोप लगा के हटा दिया गया। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया है, तंजौर की बात कीजिएगा, ये बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजा राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नटराज की मूर्ति जो होता है, इस काल में निर्मित नटराज की मूर्ति काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। 1987 में इस मंदिर को 1987 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोड़ा स्वप्न है। मतलब कि ये जो है सादा पन्ना का स्वप्न है, कोड़ा स्वप्न है, ये कभी संभव नहीं है। ऐसा जो है कि कौन बोले थे, ऐसा बोलने वाले जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, तो ये इसका आंसर जो है जहांगीर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी कहाँ थी, हर्ष की राजधानी जो है कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी। बाद में जो है कि इसकी राजधानी जो है कि आपको लेकर ये कन्नौज लेकर चले गए थे। यदि हर्ष की बात करिएगा तो हर्ष जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था और इनके शासनकाल में एक चीनी यात्री आए थे वेनसोंग, ये भी जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के प्राचीन और आधुनिक नामों की सूची में से निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यदि यहाँ बात करते हैं कुंभा काबुल में सही है, पुरुषनी रावी में सही है, सदानीरा गंडक का पुराना सही है, सुतुद्री को सतलज कहते हैं सही है, यानी सभी नदी सही है, एक से अधिक हो जाएगा आंसर इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, भूदान आंदोलन की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के क्षेत्र में पोचमपल्ली गांव से शुरुआत हुआ था। 1951 में तेलंगाना में ये कार्यक्रम स्टार्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले शुरू करने वाला कालानुक्रम सजाइए, यानी समय के अनुसार आपको एडजस्ट करना है कि कौन होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में हुआ है, एक एक करके चेक कर लेते हैं। औरंगजेब के समकालीन हुआ करता था। कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा की बात करिएगा तो ये 1786 में है, 66 हो जाएगा सॉरी। और यदि मीर कासिम में बंगाल बिहार से पलायन की बात करिएगा तो 1763 होगा। और यदि बात करिएगा अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण तो आप सभी आदमी जानते हैं, ये 1748 होगा। अहमद शाह अब्दाली जो है कि भारत पर 8 बार आक्रमण किया है, उसमें 1748 पहला आक्रमण है। तो अब एडजस्ट कर लेते हैं इसको, 1708 है, 1766, 1783, 1748। तो पहले इसमें से हो क्या जाएगा, सबसे पहले 1708 रखेंगे, 1 होगा, 1 के बाद जो है कि फिर आपको 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 2 आएगा, 1 4 3 2, 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर कहाँ जा रहा है, डी में। चलिए, पीएम किसान सम्मान योजना का वित्त पोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, इसका जो 100% केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं लेती है। पीएम किसान योजना जो है 100% वित्त पोषित करती है। इसके तहत किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है, प्रत्येक 4 माह पे 2,000 रुपया दिया जाता है। ये 3 किस्तों में दिया जाता है, जो कि किसान के पीएम किसान योजना से आता है, राज्य सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
निम्न में से सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। सेबी के बारे में जो कथन है आइए एक एक करके देख लेते हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था, बिल्कुल सही है। चारों बात आप जो है कि 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ये भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था, सही है। चारों पॉइंट को आपको अच्छे से समझ लेना और कॉपी में नोट डाउन कर लेना, चारों का चारों सही है। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है, ये 1936 से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है। राजस्व सरकार द्वारा लिया गया जो ऋण है ये राजस्व में नहीं आता है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम का टैगलाइन क्या है, उत्तम फसल उत्तम इनाम। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 82 नंबर, एंटीपोर्ट व्यापार से तात्पर्य क्या है। एंटीपोर्ट व्यापार निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु है, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु है। निम्न इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। तो विश्व बैंक समूह के द्वारा जो है प्रयुक्त जो है आपको नहीं की जाती है। एक एक करके देखते हैं। विश्व विकास संकेतक किया जाता है, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट भी किया जाता है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट भी किया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी किया जाता है, यानी सभी किया जाता है, एक से अधिक होगा। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट डी नंबर और ए नंबर जरूर याद रखेंगे, विश्व विकास संकेतक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य कृषि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 84 नंबर को देखते हैं। इसमें वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है, सही है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 85, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की बात किया जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग 50,735 रुपया रखा गया है। विकासशील देशों में निजी उद्योगों के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध करवाती है। 86 नंबर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम हो जाएगा। यदि बात करिएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना तो 1995 में हुआ है, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कर भारतीय संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कितना कर दिया है। तो ये 49 से 74% दिया गया है। बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना को ऑफ कोड में शामिल किया गया है। तो इसमें जो शामिल किया गया है फर्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना, सही है। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना, ये भी सही है। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना सभी हो जाएगा, एक से अधिक। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार दिया गया है। 112 के तहत जो है बजट है, 110 के तहत धन विधेयक है, 117 के तहत वित्त विधेयक है, 280 के तहत जो है वित्त आयोग है। आप सभी को पॉइंट को नोट कर लीजिएंगे। नेक्स्ट है 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस से समर्पित किया गया है। 90 नंबर का क्वेश्चन जो है किसे समर्पित किया गया है, तो ये कोरोना वॉरियर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं। 26 नवंबर को। दुग्ध दिवस भी मनाते हैं 26 नवंबर को। भारत दूध में प्रथम स्थान पर है वर्ल्ड में। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया है। तो ये जो है भारतीय विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है। यह दक्षिण अफ्रीका से। भाग 20 में चर्चा है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करेंगे। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप एक लाइक ज़रूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रिट निम्नलिखित में से कौन है। जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये 5 तरह का रीट जारी करता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको पूछा गया है यहाँ ऑप्शन के अनुसार। यदि आप देखेंगे इसमें से 5 प्रकार का जो रीट है, एक तो पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है। एक एक करके पॉलिटी में जब क्लास करवाएंगे हम समझाएंगे। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो महिला सदस्य जो थी भारतीय संविधान में भाग ली थी 15। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। संसद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास विकल्प क्या है? राष्ट्रपति के पास जो विकल्प है देखेंगे, वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। जी हाँ, दे सकता है। इसके बाद जो है वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, बिल्कुल रख सकते हैं। इसके बाद जो है तीसरा पूछ रहा है, वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कुछ राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ये भी सही है। राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर सकता है। ये नहीं होगा तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जो है आपको 4 में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृति दिया था? अगस्त प्रस्ताव। यदि बात कीजिएगा और अगस्त प्रस्ताव का, तो भारत के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। इसका पहली बार अगस्त प्रस्ताव ऐसे 1940 में हुआ है, लेकिन यदि संविधान सभा की बात करिए कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, ऐसा सबसे पहली बार 1934 में एम एन राय के दिमाग में आया था। 1934 में एम एन राय के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, एम एन राय। इसके बाद जो 1935 में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत के संविधान के निर्माण के लिए बात किया था। 1935 में कांग्रेस, यदि कांग्रेस नामक जो संस्था है जिसकी स्थापना 1885 में हुआ है, कांग्रेस पहली बार 1935 में आधिकारिक रूप से बोला है, जबकि एम एन राय 1934 में बोले थे कि संविधान सभा होना चाहिए, संविधान होना चाहिए भारत के लिए। और यदि अगस्त प्रस्ताव की बात करिएगा तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है अगस्त प्रस्ताव के रूप में जो जाना जाता है, 1940 में संविधान सभा का मांग को स्वीकार लिया था ब्रिटेन की गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान हो गया। किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? केसी वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सजाने के लिए बोला जाता है। प्रस्तावना में जो आपका जो चर्चा किया गया है, प्रस्तावना में पहले सामाजिक है, फिर आर्थिक है, राजनीतिक न्याय है, इसके बाद जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तत्पश्चात प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, ये सब शब्द है। जैसे हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुत्व संपन्न, ये जो प्रस्तावना आप पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले न्याय की चर्चा की गई है। इसके बाद जो है यदि सेकेंड नंबर में आते हैं तो स्वतंत्रता हो जाएगा, इसके बाद जो है समता हो जाएगा और फिर बंधुत्व हो जाएगा। तो न्याय, स्वतंत्रता, समता, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर 2 में। वर्तमान में भारत की संसद में बिहार के प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी है? बिहार का प्रतिनिधि पूछ रहा है, वो भी संसद में पूछ रहा है, न लोकसभा पूछ रहा है न राज्यसभा। संसद में तो दोनों आएगा। तो आप याद करिए, बताए थे आपको लोकसभा में कितना है 40, राज्यसभा में कितना है 16, दोनों जोड़ दीजिएगा कितना होगा 56। ऑप्शन नंबर 4 सी यहाँ लिखा हुआ डी होगा। इसके बाद जो है इसको डी कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। महान्यायवादी के बारे में चर्चा किया गया, पहले देख लेते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सही है। संविधान में परिश्रमिक तय है, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, सही है। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या क्या है। महान्यायवादी की नियुक्ति एक तो राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी अपना जो है त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। ये जो होता है भारत के प्रथम विधिक अधिकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व होते हैं, सरकार के तरफ से एज ए वकील भी होते हैं। इसके अलावा जो इनका 76 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत इनके पद को दिखाया गया है, संवैधानिक पद है। यदि परिश्रमिक जो है कि इनको राष्ट्रपति के द्वारा जो तय किया जाता है उनके द्वारा मिलता है। और यदि बात करिएगा, ये जो संसद के किसी भी सदन में या लोकसभा हो या राज्यसभा हो जाके उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते हैं।
ये याद रखना है। निम्न में से कौन राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है? ये राज्य हमारा असम हो जाएगा। यदि असम की बात करिएगा तो असम से ही हम आपको बताए थे सभी राज्य अलग होता है। असम से आपको मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब असम से घिरा हुआ है। असम इनसे घिरा हुआ है, सबसे अधिक राज्यों से सटा हुआ है। इनमें से कौन सा वृक्ष पेड़ सबसे अधिक ऊंचाई पर जाता है? सबसे अधिक ऊंचाई पर देवदार के वृक्ष जाते हैं। देवदार की ऊंचाई की बात करिएगा तो लगभग जो है समुद्र तल से लगभग ये 1500 से 2500 मीटर पर पश्चिमी हिमालय में ये पाया जाता है। चीड़ की बात करिएगा तो ये 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय क्षेत्रों में मिलती है। तो सबसे ऊंचा जो है देवदार है, उसके बाद चीड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में रबर, तंबाकू, कॉफ़ी तीनों प्रचुर मात्रा में? क्वेश्चन बहुत आसान है, कर्नाटक। रबर में भी आ गया, तंबाकू की बात करिएगा तो तंबाकू आंध्र प्रदेश आ गया, और कॉफ़ी की बात करिएगा तो कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना से चेन्नई जाने के क्रम में बीच के राज्यों को चिन्हित करें। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? यदि बात करते हैं 106 नंबर की, पटना से चेन्नई जाना है, इसके क्रम में पटना बिहार से चेन्नई तमिलनाडु जाने के न्यूनतम 3 राज्यों को पार करना पड़ेगा। यह सामान्य तौर से आप देखिएगा तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आपको पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो है यहाँ से भी जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तो होगा ही। एक आंसर ये भी है, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये भी आंसर सही है। तो ये 2 रास्ते जो है इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक है। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? तो आते हैं, देखते हैं एक एक करके। कोटा राजस्थान में सही है, तारापुर महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है, काकरापाड़ा ये गलत है, कर्नाटक नहीं होगा, काकरापाड़ा गुजरात में पड़ता है, गुजरात में, यही गलत है। और नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अवस्थिति का विकल्प सही नहीं, सी नंबर 107 का आंसर सी, ये सही नहीं, गुजरात में होगा, बाकी सब सही है, लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह और मानव निर्मित बंदरगाह बार बार पूछा जाता है। तो चेन्नई बंदरगाह जो है प्राकृतिक नहीं है। कांडला, मुंबई और पारादीप ये सब आपको प्राकृतिक बंदरगाह, जो यदि बात करिए कांडला, तो कांडला जो है गुजरात में है। मुंबई की बात करिएगा ये भी पश्चिमी तट पर है। पारादीप की बात करिएगा तो ये आपको पूर्वी तट पर उड़ीसा में, चेन्नई भी पूर्वी तट में। तो आप ये भी याद रखता है, कभी कभी ये पूछा जाता है पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर। कांडला गुजरात में पश्चिमी तट पर, मुंबई महाराष्ट्र में पश्चिमी तट पर, चेन्नई पूर्वी तट पर और पारादीप पूर्वी तट पर। कोलाई की डी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जाता है? 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ये जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा जो है नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी हर एक प्रक्रिया है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। सरीसृप रेंगने वाले जितने भी जीवों हैं उनका जो हर्पिटोलॉजी के तहत अध्ययन किया जाता है। मछलियों का अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी कहलाता है, मछलियों का इक्थियोलॉजी, और इंथोलॉजी पक्षियों का कहलाता है। कॉन्कोलॉजी में जो है आपको अध्ययन किया जाता है मोलास्का का, मोलास्का के तहत जो जीव आते हैं उनको कॉन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के तहत कैंसर का किया जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? कोशिका में जल की मात्रा जो होती है 80% से अधिक होती है। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है? तो पेनिसिलिन जो निकाला जाता है एक फफूंद के द्वारा निकाला जाता है। पौधे पेनिसिलिन का खोज जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में किया गया था। सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया जा रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप देखते देखते बोर हो जाइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो वर्तिकाग्र या वर्तिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। सोनार जो है किस पनडुब्बियों के द्वारा
पनडुब्बियों नाविकों के द्वारा उपयोग में किया जाता है। निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु द्रव की गति मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए, ये जो वस्तु हो या द्रव है, दो क्वेश्चन यहाँ सटाया हुआ है, एक वस्तु को भी नापने के लिए अथवा या द्रव को भी। तो वस्तु को टेकोमीटर को वायुयान का चाल नापने के लिए किया जाता है। रडार जो होता है दूर से आने वाले वाहन या उसकी जो होता है गति को, दिशा को ज्ञात करने के लिए होता है। स्पीडोमीटर जो है वाहन की गति ही मापने के लिए किया जाता है। अब वेंचुरीमीटर को जो होता है ना, द्रव की प्रवाह मापने के लिए किया जाता है। तो चारों का चारों सही है, चारों का उपयोग किया जाता है, इसलिए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितना % होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा की बात करिएगा, इसका जो मात्रा है 7 से 8% है। मानव शरीर में लगभग जो है 5 से 5.5 लीटर रक्त होता है। स्त्रियों में पुरुषों के अपेक्षा रक्त आधा लीटर कम होता है, आधा लीटर से 1 लीटर। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो हेनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर, गैस में ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो गैस का ठोस में बदलना जो है आपको द्रवण कहलाता है। नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, साधारण कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? और ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। द्रव से ठोस में बदलना जो है पिंडन कहलाता है, ये सब याद रखिएंगे। और द्रव से गैस में बदलना जो है आपको वाष्पन कहलाता है। 119 नंबर, साधारण कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? सिलिका भी है, सोडियम सिलिकेट है, कैल्शियम सिलिकेट है, आयरन है, सभी है। ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 120 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? विद्युत धनात्मक की बात किया जाता है, पॉजिटिविटी की बात किया जाता है, फ्रेंसियम। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत जो दिए थे आइंस्टीन साहब दिए थे। E = mc², और प्रकाश विद्युत प्रभाव भी इन्हीं के द्वारा किया गया। उपयुक्त नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो ये जो निकेल कैडमियम बैटरी है, इसका प्रयोग जो होता है, पहला कैलकुलेटर में भी, ट्रांजिस्टर में भी, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में भी, हृदय रोगियों में भी लगाया जाता है। 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? तो pH स्केल का उपयोग किया जाता है सांद्रता को निकालने के लिए। अम्लीय जो है आपको देखेंगे जिसका मान 0 से लेके 7 तक के बीच में रहता है, वो अम्लीय है। और जो 7 होता है वो उदासीन है, और 7 से 14 के बीच में जो है आपको क्षारीय होता है। pH मान का खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया था। किसी तत्व का पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, वह तत्व क्या होगा? 100% वह तत्व धातु होगा। तो धातु को ही पीट कर उसमें जो होता है गुणधर्म आघात वर्धिता होता है। जैसे सोना चांदी, इस सब में सबसे ज़्यादा सोना में होता है आघात वर्धिता। जितना पीटना है, पीटते पीटते उसको लंबा करते जाइए। 125 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 125 नंबर, किसी प्रोटॉन को निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन की गति की दिशा को जो देखेंगे, अविलंबित दिशा में बल लगाता है, जिसके कारण वेग और संवेग में परिवर्तन हो जाता है। और द्रव्यमान अपरिवर्तनशील होता है। द्रव्यमान अपरिवर्तनशील होता है, यानी यहाँ वेग भी काम करेगा, द्रव्यमान भी काम करेगा और दिशा भी काम करेगा। इस प्रकार ऑप्शन उपयुक्त से 1 से अधिक होगा। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। आप देखते होंगे स्पंज वाले जो गद्दा होता है, आप उस पर बैठते हैं तो गद्दा नीचे चला जाता है, जैसे ही आप उठते हैं वो फिर से अपने अवस्था में आ जाता है। ऐसा जो होने का कारण है स्थितिज ऊर्जा में जो होता है परिवर्तन हो रहा है, गति में लगातार परिवर्तन हो रहा है। जो गति में परिवर्तन ऊर्जा है वो आपको गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा से आकार में परिवर्तन उत्पन्न होता है, ये गतिज ऊर्जा है। बंदूक जो चलाया गया गोली में कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। खींचा हुआ धनुष में कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। घड़ी में, चाबी वाले घड़ी में कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। याद रखेंगे। ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में मनुष्य का कौन सी ऊर्जा? गतिज प्लस स्थितिज दोनों। वायुयान में व्यक्ति बैठा हुआ है, वायुयान चल रहा है,
वो उसमें कौन ऊर्जा, स्थितिज प्लस गतिज दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे गति करती है, ध्वनि तरंगे लंबवत चलती है, लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की जो है झूले में बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का काल आवर्तकाल कितना होगा। सीधा याद रखेंगे कम हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे क्या होता है कि जब व्यक्ति बैठा हुआ झूला में वो झूल रहा है, जब वो खड़ी हो जाए तो झूलन का जो गति काल है, आवर्त काल है, वो घट जाएगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन के प्रथम नियम में कहा गया है, याद रखेंगे। संवेग परिवर्तन की दर जो है इसी के तहत दिखाया गया है। नेक्स्ट है, न्यूटन का द्वितीय नियम में जो है न्यूटन 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम बोलते हैं। द्वितीय नियम में न्यूटन का परिभाषा है। तृतीय नियम में जो है आपको प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं क्रमशः। डायोड एवं 2 और 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 होगा, 2 और 3। इसके बाद जो है 131, विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर जो है आपको उत्प्लवनता निर्भर करता है। एक 132 नंबर, भाप अंगार गैस यानी वाटर गैस किसका मिश्रण होता है। ये कार्बन प्लस हाइड्रोजन होता है, CO प्लस H2, CO प्लस H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर, ओवेरी यानी अंडाशय से, ओवरी जिसको बोलते हैं, अंडाशय से हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन जो निकलता है ये फीमेल हार्मोन है। एस्ट्रोजिन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है और रिलैक्सिन भी होता है। यदि बात करेंगे रिलैक्सिन, एजोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये 1 और 2 यानी 3 ऐसा हार्मोन है। फिर से देख लीजिए, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजोन और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन जो है कि फीमेल हार्मोन है और ये ओवरी अंडाशय से निकलती है, यानी 1 से अधिक आंसर होगा। 134 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से ऐसा प्राणी की पहचान कीजिए जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वो शोषण करता है। हाइड्रा, हाइड्रा की बात करिएगा, हाइड्रा जो है त्वचा से शोषण करता है और इसमें रक्त नहीं होता है। माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम बढ़ते क्रम में, कितना बार आपको क्लास में हम बताए हैं कि सबसे कम जो है ध्वनि का वेग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रखेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपको जलवाष्प हो जाएगा। जलवाष्प में जो है पानी में 1463 होता है, 1463 मीटर पर सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकेंड। यदि बात करिएगा नेक्स्ट आयरन, आयरन की बात करते हैं, आयरन में 5130 होता है, एल्युमिनियम में 6420 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 136 देखते हैं, मानव आंखें किस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है। ये 5500 एंगस्ट्रॉम जो है, ऑप्शन नंबर बी सबसे अच्छा सहूलियत है। पीला हरित रंग जो है मानव देखने में सबसे अच्छा आरामदायक महसूस करता है। लीजिए हम पीला या हरा कर देते हैं, पीला या हरित रंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड से कांच जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करिएगा यहाँ तो डायमंड से कांच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की। 139 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, बिल्कुल सही है, इसमें क्या दिक्कत है। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जॉन ई सॉल्क तथा 1962 में अल्बर्ट साबिन के द्वारा जो है कि कहा गया है। 1 मिनट रुकेंगे, अल्बर्ट साबिन के द्वारा कहा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो विटामिन का आविष्कार फंक ने किया है, सही है। पोलियो वैक्सीन का खोज विकास जो 1952 में जॉन ई सॉल्क के द्वारा किया गया था और अल्बर्ट साबिन जो है कि 1962 के द्वारा किया गया, ये भी सही है। चेचक से शरीर का संपूर्ण अंग प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। चेचक जब होता है पूरे शरीर में होता है, आप देखे होंगे। और हर्पीस से प्रभावित अंग मस्तिष्क है, बिल्कुल गलत है। हर्पीस से प्रभावित अंग जो है खुजली होता है,
खुजली होता है, ना कि मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में खुजली थोड़ी होता है, ये पूरे शरीर में होता है। नेक्स्ट जो है खुजली कहीं भी होने लगता है। 140 निम्नलिखित में से शरीर के समन्वय प्रणाली कौन सी है? समन्वय प्रणाली जो है तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्र को समन्वय प्रणाली के तहत रखा गया है। आइए दोस्तों एक एक करके अब हम मैथ को देखते हैं। बहुत लोगों का मैथ में प्रॉब्लम है, तो जिनको प्रॉब्लम है मैथ देख लेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, x पे पावर 100 एंड प्लस x पे पावर 99 प्लस k पूर्णतः x प्लस 1 से विभक्त हो तो k का मान निम्न में से क्या होगा? k का मान जो निम्न में से 0 होगा। यहाँ x प्लस 1 बराबर हम मान लेंगे 0, ये होता ही है। तो x बराबर क्या होगा, उस साइड जाएगा तो 0 माइनस 1, x बराबर जो निकलेगा ये हमारा क्या निकला -1। ये हमारा वैल्यू निकला x का। अब x का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा जगह कम है इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं इसी पे। अब x के जगह -1 रख देंगे, इसके जगह, इस जगह जो है x प्लस 1, x के जगह फिर -1, इस पे पावर 99 है, इस पे पावर 100 है। स्पष्ट कलर कौन सा होगा देख लेते हैं। इसके बाद जो है प्लस k है, प्लस आपका k है। x तो -1 पे पावर 100 है और यहाँ भी -1 होगा, इस पे पावर -99 है और k पूर्णतः विभक्त है, विभाजित है। ये पूर्णतः विभाजित है, ऐसा क्या मान रखे? k बराबर हमसे पूछा गया है, k का वैल्यू हमसे पूछा गया है। k का वैल्यू निकालने के लिए आइए एक एक स्टेप देखते हैं। हम जानते हैं -1 को कितना बार लिखना है? 100 बार। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ये जो क्रम चलेगा तो आप देखिए यहाँ पे 1 1 1 2 3 4, जब 2 माइनस एक साथ होता है तो आप भी जानते हैं ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 तो 1 ही रहेगा। कितना बार भी बढ़ा ले ये 1 ही रहेगा। लेकिन -1, 1 -1 और 1 -1 जो है कि दोनों को यदि गुना करेंगे तो 1 गुना 1 तो रहेगा ही, 1 गुना 1 तो रहेगा ही। लेकिन -1 और -1 ये मिलके जो है कि दोनों को गुना करने के बाद जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसी बात को हम आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कहाँ गया? हाँ यहाँ, ठीक है। तो x पर पावर जो है कि -1 है, तो यहाँ सम संख्या यदि पावर रहे तो पावर जो है माइनस पॉजिटिव में हो जाएगा। क्योंकि आप देखें हैं -1, 1 -1 और 1 -1, जब दो सम, जब काउंट में 2 हो गया तो ये प्लस हो जाता है, +1, तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो 1 पे पावर 100 हो जाएगा। यहाँ प्लस x पे पावर -99 है, यहाँ विषम संख्या, ये विषम संख्या है। और जब विषम संख्या रहेगा तो इसका जो पावर होगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 पे पावर 99। पहले माइनस प्लस को समझिए, और ये k तो k रहेगा ही। अब 1 को 100 बार गुना करे या 99 बार करे या 50 बार करे, 1 का मान 1 कभी नहीं बदलेगा। तो क्या निकला मेरे पास? यहाँ मेरे पास 1 है, वैल्यू लिखते हैं। 1 को 100 बार लिखे थे, 100 बार गुना किए तो 1 ही हुआ, प्लस यहाँ था -1, अब प्लस k बराबर 0। अब एक स्टेप आगे जाते हैं, 1 प्लस -1 हो गया, यहाँ प्लस k है इक्वल टू 0 है। ये माइनस और इधर प्लस है, ये तो दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। अब बचा k, तो k बराबर हमारा आंसर क्या हो गया? 0। ऑप्शन नंबर 1। आइए दूसरा क्रम को देखते हैं। ये रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, श्रेणी क्रम में दिया है, आपको काउंट करके देखना है। आते हैं 40, यहाँ जो लिखा हुआ है हम पुनः लिख देते हैं ताकि आपको समझने में समस्या न हो। 43, 49, 60 और 78। 40, 43, 49, 60 और 78 हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। हम यहाँ
40 से 43 के बीच में देखते हैं कितना का वृद्धि है, 3 का। 43 से 49 के बीच में देख रहे हैं कितना का, 6 का। 49 से 60 के बीच में देख रहे हैं कितना का, 49 1 50 11 का, ठीक है। और 60 और 78 के बीच में देख रहे हैं 60 10 70 78 18 का, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्रम क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है, यहाँ खाली जगह है, नहीं मालूम है। अब देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक में कितना बढ़ा है, 3 से 6 हो गया, 6 से 11 हो गया, 11 से 18 हो गया, यानी एक सीक्वेंस में नहीं बढ़ा है, एक स्टेप और हमको जाना पड़ता है इसमें। इस तरह के सवाल में 3 से 6 के बीच में देख रहे हैं 3 बढ़ा है, 6 से 11 के बीच में कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है, और 11 से 18 के बीच में कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा है। अब हमको देखते हैं 3 है, 5 है, 7 है, यहाँ क्रम में बढ़ रहा है, दिख रहा है। 3 में 2 जोड़े 5 हुआ, 5 में 2 जोड़े 7 हुआ। यहाँ पे क्यों नहीं लिए, क्योंकि 3 में 3 जोड़ा है तो 6 है, 6 में 5 जुड़ जा रहा है तब 11 हो जा रहा है, 11 में 7 जुड़ रहा है तब 18, यानी बढ़ते जा रहा है, यहाँ पता नहीं चल रहा है। मगर इस क्रम में आ रहा है कि 3 में 2 जोड़े तो 5 हुआ, 5 में 2 जोड़े तो 7 हुआ। अगला क्या होगा, अगला 2 जोड़ दीजिए इसमें, तो यहाँ क्या होगा, 9, यहाँ 9 हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, जब यहाँ 9 हो गया, हम देख रहे थे कि ये 3 जो है इस 3 में जुड़ा था, तब अगला क्रम आ गया 6। इस 5 को देख रहे हैं, ये 5 जो है इसमें जुड़ा था, तब अगला क्रम आ गया 11। इस 7 को देखें 11 में जुड़ा, तब अगला क्रम आ गया 18। तो इस 9 को क्यों ना हम 18 में जोड़ दें, ताकि अगला क्रम आ जाए कितना, 27। 9 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा निकल गया। अब देखते हैं इसमें आगे, 40 में 3 जोड़ा गया था, तो अगला क्रम हमको 43 निकल गया। 43 में 6, यही 6 जुटा था, तब मेरा 49 आया था। 49 में 11 जोड़े थे, तब हमारा 60 आया था। 60 में 18 जोड़े थे, तब मेरा 78 आया था। अब 78 में क्या जोड़ दिया, 18 तक तो आपने देख लिया, 78 में 87 जोड़ दीजिए। 78 में 87 जोड़ दीजिएगा, जितना 78 में 87 को जोड़ने के बाद जो है कि हमारा आंसर जो है सामने आ जाएगा, जो कि कितना है, 105। नहीं आएगा, देख लेते हैं। 78 27 जोड़ना था, सॉरी, 8 7 15 और 7 2 9 1 10, 105 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों को मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त करे तो बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस तरह के सवाल में आपको जो ये टाइम एंड वर्क का सवाल दे दिया गया है, और बीपीएससी आपको 10 सवाल पूछेगा। 143 नंबर देखते हैं। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। टाइम एंड वर्क का सवाल है। आप देखेंगे इधर ए है, इधर 20 भाई साहब हैं, ये दोनों उपलब्ध हैं। क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि बी किसी कार्य को, बी भाई साहब के पास आते हैं, बी किसी कार्य को, एक कार्य मान लीजिए बी करते हैं या एक्स कार्य करते हैं, उतने समय में करता है, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ए जो भाई साहब है, ये जितना काम ये करते हैं उतना ही इसका 1/6 करते हैं, और कितना काम करते हैं, आधा काम करते हैं। और काम और समय को जो रेशियो होता है उल्टा होता है, जिसका काम करने का स्पीड जितना ज़्यादा होगा उसको समय उतना कम लगेगा, लेकिन जिसका काम करने का जितना दर कम होगा उसको समय उतना ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ 1/2 को क्या करेंगे, 2/1 कर देंगे। इसके बाद अब इसको कटा दीजिए, ये अनुपात है 2 3 6। तो ए और बी के पास जो रेशियो निकलेगा काम का 1/3, और यहाँ पे 1 बचा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 3 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, यानी ए बी का एफिशिएंसी जो निकलेगा नया वो हमारा कितना निकलेगा, ए का क्षमता जो है 1 है, अब बी का क्षमता कितना है, 3 है।
ये एफिशिएंसी है, पावर है, क्षमता है। अब पूछा जा रहा है आगे कि यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करे। दोनों मिलके 10 दिन में समाप्त काम करता है, दोनों मिला हुआ है। ए भी काम कर रहा है 10 दिन, एक की क्षमता से काम करेगा, 10 दिन करेगा तो 1 गुना 10 कितना काम किया, ये 10 काम किया। अब बी की बात करते हैं, बी जो है 3 गुना क्षमता से काम कर रहा है और ये भी कितना कर रहा है 3 गुना क्षमता से, ये भी 10 दिन कर रहा है, तो ये जो भी काम करेगा ये 30 काम हुआ। तो हम देख रहे हैं ए जो है 10 दिन कर रहा है, बी जो है 10 दिन में 10 काम किया, अब बी जो है 3 गुना क्षमता से 10 दिन काम किया, इसलिए 30 काम किया। यदि दोनों काम को हम इंक्लूड कर देंगे तो मेरे पास काम जो हो जा रहा है टोटल कितना 40 हो जा रहा है। ये 40 वर्क है मेरा जो करना है। ये दोनों मिल के काम किया 10 दिन, 4 गुना क्षमता से किया, 4 गुना 10 तो 40 आ गया। नेक्स्ट जो बच रहा है, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। आप अभी तो एफिशिएंसी निकाले हैं, ए की क्षमता थी 1, अब बी की क्षमता थी 3 गुना, तो बी को अकेला यदि 40 काम को करने दे दिया जाए तो इसको कितना समय लगेगा, 3 के रेशियो से करेगा तो 13.1/3 निकलेगा। इसको कटाएंगे तो इतना आ जाएगा। इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 144 नंबर देखते हैं। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है, यहाँ रैबिट को ले लेते हैं, यहाँ डॉग ले लेते हैं, उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। खरगोश का 5 छलांग और कुत्ता का 3 छलांग बराबर है एक ही समय में। जब समय बराबर है और छलांग बराबर है, उस स्थिति में जो दूसरा लाइन पढ़ते हैं, यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ता का एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांगों की दूरी के बराबर है, ये बराबर है, तो उस स्थिति में क्या होगा। उस स्थिति में पूछा जा रहा है कि कुत्ता और खरगोश के चालों का अनुपात बताइए। तो कुत्ता और खरगोश के चाल का अनुपात निकालने के लिए दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ये बराबर है 5 और 3, ये हमारा छलांग है और यहाँ एफिशिएंसी है, यहाँ एफिशिएंसी है, और कुत्ता खरगोश के अनुपात पूछ रहा है। तो रैबिट का देख रहे हैं कि रैबिट का जो क्षमता है, रैबिट का क्षमता जो है 1 है, 1 गुना है, और कुत्ता वहीं 3 गुना रफ्तार से भागता है। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी होगा, जितना समय लगता है, समय का जस्ट उल्टा जो होता है एफिशिएंसी होता है, तो 3 से यहाँ गुना हो जाएगा, तो कुत्ता जो है 9 हो जाएगा, और खरगोश में एफिशिएंसी जो है, खरगोश का एफिशिएंसी 1 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर में उल्टा संबंध होता है। यदि यहाँ पे हम डॉग को लेते हैं, डॉग जो है 1 छलांग मारता है, उतना ही समय में रैबिट जो है 3 छलांग मारता है, ये सेकेंड लाइन को देखना है, और बराबर में उल्टा संबंध होता है, तो डॉग का एफिशिएंसी जो है 3 गुना है और रैबिट का एफिशिएंसी जो है 1 गुना है, क्षमता 1 गुना है। और जब सवाल को हम देखेंगे तो यहाँ जो है डॉग और रैबिट, तो डॉग जो था 3 गुना था और रैबिट जो है कि 5 छलांग मारता है, इसी में गुना कर देना है उससे 3 से, तो कुत्ता हो जाता है 9 और रैबिट का जो एफिशिएंसी है 1 है, तो ये 5 गुना 1 तो 9:5 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर। 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से, जो नहीं समझ में आया हो वीडियो को पुनः रोक के सोचेंगे। समय और एफिशिएंसी में उल्टा संबंध होता है, जिसका जितना रफ्तार होगा वो उतना कम समय लेगा, इस बात को सोचेंगे। आप खुद सोचिए, आप 50 किलोमीटर से जा रहे हैं, 200 किलोमीटर का दूरी तय करना है तो आपको 4 घंटा लगेगा। अब कोई 20 किलोमीटर से जा रहा है और 50 किलोमीटर का दूरी 200 किलोमीटर का दूरी करना है, 20 के स्पीड से जा रहा है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा ना। जिसका स्पीड कम उसको समय ज़्यादा, इस पर सोचेंगे बन जाएगा। और वीडियो को पुनः बैक करके अच्छा से समझ लेंगे। 145 नंबर। 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, बहुत आसान है, सीधा निकाल देते हैं। वो मिश्रधन वाला फॉर्मूला, बचपन वाला यूज नहीं करना। 6,000 का 6,000 लिख दीजिए। 10% चक्रवृद्धि ब्याज है 1.5 सालों के लिए, पहले 1 साल का लिख लीजिए।
1 साल का 110% बट्टा 100, फिर गुना कर दीजिए। अब जो है आधा वर्ष के लिए क्या होगा, आधा वर्ष के लिए 10% का आधा कितना होता है 5%, तो 105 कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही बनाइएगा। 2 वर्ष का पूछता तो 110 गुना 110 कर देते हैं, दोनों के नीचे 110 बट्टा 100, फिर 110 बट्टा 100। 3 सालों का पूछता तो 110 बट्टा 100, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, 1.5 वर्ष है तो आधा हम घटा लेंगे, दर की दर को आधा कर देंगे 105। अब गुना भाग कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है कटा उठा के। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो ख़त्म, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो ख़त्म, ये 1 जीरो और ये 1 जीरो ख़त्म। बचा क्या मेरे पास 11 गुना 6 और 105। तो 11 गुना 6 जो है मेरा कितना हो जा रहा है, 11 6 के 66 और गुना 105। चलिए हम उल्टा कर लेते हैं गुना, उल्टा गुना कर लेते हैं, इस 6 से इसमें कर लेते हैं। 6 पंचे 30, या बहुत लोग इसी में कंफ्यूज कर जाएंगे क्या हो रहा है, छोड़िए। 105 गुना 66 करते हैं, ऐसे समझ में आएगा ना। 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 को 0 बार पढ़ेंगे 0, यहाँ 3 का 3 रहेगा, 630 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर से इसको पढ़ते हैं। 6 पंचे 30 के 0, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 6 लास्ट में। इसको यदि जोड़ के देखते हैं तो 0396, यानी हमको जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वार्षिक रूप से सुनियोजित होता है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से कितना हमको मिलेगा। तो हमको ब्याज देखिए, पहले मेरे पास कितना था 6000 रुपया, अभी कितना है 6930 रुपया, ब्याज कितना मिला 930 रुपया, यही 930 टका है। ऑप्शन नंबर 2। 146 में आते हैं। ए और बी एक व्यापार में 3:2 के अनुपात में निवेश करता है। ठीक है, ये 2 भाई है ए और बी, 3:2 के अनुपात में निवेश करता है तथा कुल लाभ का 5% चैरिटी को दिया जाता है, दान में दिया जाता है तथा जाता है। अगर ए का हिस्सा 855 है तो कुल लाभ क्या है। पार्टनरशिप का ये सवाल है, आइए इसको भी देख लेते हैं। 2 भाई हैं, एक ए है, एक जो है बी है, एक ए है, एक बी है। यदि ए और बी को देखते हैं एक एक करके, एक ए भाई साहब है, एक बी भाई साहब है, अनुपात 3:2 है। ठीक है, कुल लाभ का 5% दान में दे दिए, 5% आप दान में दे दिए, लाभ का दिए हैं, ध्यान रखिएगा। आपके पास बचा है 95%। ए का हिस्सा 855 रुपया है, ए जो है अनुपात में 3 है और रुपया में 355 है, तो 3 बराबर 855 कर लेंगे। 3 यूनिट बराबर 855 है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 3 से कटाइए, 3 दूना 6, 3 8 24, 3 5 15, यानी 285 निकला। तो 285 जब निकला ए का 200, ये तो 855 है ही, 1 यूनिट का दाम है, यहाँ 3 यूनिट है। ये बी का जो है हिस्सा है, बी 2 यूनिट है, तो 285 को 2 से गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 570 रुपया। 855 और 570 इतना दोनों प्रॉफिट लिया है। ये हम यहाँ से निकालें, इस 3 से निकालें। 3 यूनिट बराबर 855 रुपया है, तो बी का भी तो हिस्सा है, बी 2 यूनिट लिया है, ये 3 यूनिट लिया है, तो 1 यूनिट का दाम है 285 रुपया और यहाँ 2 यूनिट है, 2 यूनिट का दाम है 570 रुपया। अब 855 और 570 को जोड़ लेंगे, जोड़ते हैं। 0 और 5, 5 हुआ, 7 और 5 12 के 2 हुआ, हासिल 1, 8 5 13, 1 14, 1425 रुपया मेरा निकल गया। 1425 रुपया का ये दोनों लाभ लिया है। कुल लाभ का 5% चैरिटी में भी दिया गया है, यानी 1425 है, ये कितना का है 95% का है। 5% तो आप चैरिटी दान में दिए हैं।
95% बराबर आप दोनों फ़ायदा अपना दोनों भाई बांटे थे 1425 रुपये का। एक लिए हैं 855 रुपया, एक लिए हैं आपको 570 रुपया, दोनों को जोड़े तो 1425 रुपया हुआ। तो 95% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना, तो 14/25 तो 100% बराबर कितना, तब ना निकलेगा। कुल लाभ पूछ रहा है कि कुल लाभ क्या है, तो कुल लाभ आपका क्या है, तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे तब ना आप दान में दिए हैं। लाभ में से ही 5% आप दान में दिए। तो जब आप इसको करेंगे, आते हैं करते हैं, 19×5 = 95, 19×5 = 95, 19 से इसको कटाते हैं, 19×7 = 33 से यहाँ बच गया 7 और 2 9, 19×7 = 33 से 7 और 2 9, 19×7 19×6 = 14, 19×7 = 33 से यहाँ बच गया मेरे पास 9 जो है, और 9 और यहाँ है 5, तो 9 5 95, 19×5 = 95, ये मेरा 75 हुआ, 75 हुआ। फिर 5 से इसको काटते हैं 75 को, तो ये मेरा 15 बार में कटेगा। तो ऊपर अब नीचे का काम ख़त्म हो गया, ऊपर जो 15 बचा, 15 × 100 करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या होगा, 1500 रुपये। 15 × 100 कटा उठा करिएगा, 1500 रुपये आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें। बोर्ड छोटा है, डिस्प्ले छोटा है, इस वजह से जो है बार बार मिटाना पड़ रहा है। स्टेप बाय स्टेप आप अपना वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। रेलगाड़ी की लंबाई मान लेंगे x है, लड़का को पार कर रहा है, लड़के को 30 सेकंड में पार कर रहा है, यानी एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करता है, यानी प्लेटफॉर्म को और ख़ुद को भी पार करेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है x रखेंगे, और क्या कर रहा है, 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ये दोनों को कितना देर में पार कर रहा है, 40 सेकंड में, बराबर कर देंगे। यहाँ जो है एक प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को पार कर रहा है, यानी खुद को पार कर रहा है, तो खुद की लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की, x मीटर है, और कितना सेकंड में पार कर रहा है, 30 सेकंड में। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए, x 30 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करिए, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 30x प्लस 110 से गुना करेंगे तो 3300, और बराबर करेंगे। अब इधर से गुना कर दीजिए 40 से, यहाँ 40x होगा। इसी लाइन को पुनः हम लिखते हैं, x प्लस कितना था, 3300 था ना, 3300 प्लस नहीं प्लस बराबर 40x। इसके बाद जो है हमारा जो आंसर आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 40x को 30x को इधर भेज दीजिए, यहाँ बचेगा 3300 बराबर 40x में से 30x जाएगा, कितना बचेगा, 40 में से 30x घट जाएगा, 10x बचेगा। अब 10 से इसको कटा दीजिए, तो ये बच जाएगा 330 मीटर, यानी x बराबर मेरा कितना निकला, 330 मीटर। यही आंसर है, आंसर नंबर 4। ये sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 बट्टे कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये थोड़ा लंबा है, आप लोग बना के देखेंगे, नहीं बनेगा फिर बताएंगे। इसको आपको बनाना है, इसको समझने के लिए पूरा पहले विस्तार पूर्वक फॉर्मूला वगैरह बताना पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ऐसे इसका आंसर जो है 148 का आपको C हो जाएगा, 30 डिग्री। 149 में आते हैं, एक कर्मचारी की मासिक आय में 8/3% की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। आइए देखते हैं। 8/3% का वृद्धि कर दिएगा। 8/3% का मतलब क्या, 8 देखिए 3% को क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 100, क्या हुआ 8/300। यानी ये कहना चाहता है
ये 300 रुपया में 8 रुपया का वृद्धि कर दिया गया। पहले उसको 300 रुपया मिलता था, 8 टका का वृद्धि हो गया, यानी अब उसको मिल रहा है कितना, 308 रुपया। 308 रुपया, ज़्यादा कितना मिल रहा है, तो यही 8 रुपया मिल रहा है। इसी 8 को देखना है, तो 8 रुपया जो ज़्यादा मिल रहा है, 8 रुपया परसेंट में ज़्यादा मिल रहा है, और रुपया में जो 8 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, और यूनिट रुपया में कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ देखिए 720 रुपया मिल रहा है। यही बोला 700 रुपया अधिक मिलता है, यानी ये जो 8% का वृद्धि किया गया, 8% का जो वृद्धि 8% का जो वृद्धि किया गया, तो उसमें वृद्धि कितना हो गया, 720 रुपये का हो गया। तो आइए, तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, तो 8 से इसको कटा लीजिए, 8 9 72 90, यानी 1 यूनिट में इसको 90 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो यूनिट मेरा कितना है, 300। यूनिट मेरा यहाँ देखिए 300 है, इसी में ना बढ़ा है, 300 में ही तो वेतन बढ़ा है 8 का, 8 यूनिट का बढ़ा है। तो 1 बराबर 90, तो 300 बराबर कितना, तो 90 गुना 300 कर दीजिए, जो भी होगा आंसर आ जाएगा। 9 तिया 27 और 3 जीरो, 27 पे 3 जीरो, 27 पे 3 जीरो क्या आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट 150 नंबर देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन का रीजनिंग का सवाल है। बीपीएससी में इस तरह का सवाल मिलेगा, बिहार एसएससी में मिलेगा, तो आप अपने आप को ध्यान रखेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये बात हम आपको दोबारा इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट और लाइक करना ज़रूरत नहीं समझते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपके लाइक कर देने से किसी तरह का आपका कुछ लग नहीं रहा है। यदि आप सीखे हैं इस वीडियो से तो ज़रूर लाइक और कमेंट शेयर करेंगे। 150 नंबर देखते हैं। के की शादी जे से हुई है। ब्लड रिलेशन है, समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो ये चैप्टर ही अलग है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं ब्लड रिलेशन। जो नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में आएगा। के की शादी जे से हुई है। के नामक जो व्यक्ति है, इसकी शादी जे से हुई है। शादी करा दीजिए जे से, ठीक है। शादी को गठबंधन बोलते हैं, जोड़ा बोलते हैं, तो जोड़ से इंडिकेट करिए हम। जे और जी जो है एच के एकमात्र बच्चे हैं। जे और एच, ये जे और जी जो हैं, ये कहा जा रहा है जे और जी जो है एच के एकमात्र बच्चे। थोड़ा सर्दी हो गया है इसलिए बार बार ये हो रहा है। तो जे और जी जो है एच के एकमात्र बच्चे हैं। एच यहाँ बैठा दीजिए, इसके बच्चे हैं ये जे और जी। जी को यहीं पे ले आते हैं, यहाँ पे दोस्तों फिर दिखेगा नहीं, साइड में हम करते हैं। के और जो है जे की के और जे की शादी हुई है। शादी करवा दीजिए इसको, ठीक है। जे और जी, जे तो है ही, और जी एच के एकमात्र बच्चे हैं। एच जो है यहाँ है, एक जनरेशन ऊपर कर दीजिए, ये ऊपर का जनरेशन है, एच है। एच के बच्चे हैं जे और जी। एल और एच का इकलौता दामाद है। एल जो है एच का इकलौता दामाद है, यानी ये तो दोनों इसका अपना बच्चा है, ये दोनों तो होगा नहीं। तो एल जो है एच का इकलौता दामाद है, तो एल को यहाँ बैठाते हैं, ये दामाद है। एल जो है आपको दामाद है, इकलौता दामाद है। के एच से कैसे संबंधित है, तो इसको देखना है हमको। के और एच के बीच में रिश्ता पूछा जा रहा है, यानी एच के को क्या बोलेगा, ये महाशय इसको क्या बोलेंगे। तो ये तो भाई साहब दामाद हैं, ये भाई साहब दामाद हैं, और ये दोनों इसका अपना बच्चा है, ये अपना बच्चा है। और प्रश्न में कहा गया है के की शादी जो होता है जे से हुई है। के जो है जे से शादी हो चुका है, के की शादी जे से हो चुका है। यदि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जे और जी जो है कि इन्हीं का बेटा है, बेटा नहीं है सॉरी, इनके अपने बच्चे हैं, ये इनके बच्चे हैं, एच के अपने बच्चे हैं। ये बात यहाँ प्रश्न में बोला जा रहा है, ये इनके अपने बच्चे हैं और इससे इसका शादी हुआ है। तो जब ये अपना बच्चा है और यहाँ बोल रहा है कि ये जो है दामाद हैं, तो यहाँ ये दोनों में बेटा और बेटी कौन है, तब तो किसी न किसी एक का शादी इससे हुआ होगा, या तो ये बहू होगी या ये बेटा होगा।
तो अपना, या फिर ये दामाद होगा। लेकिन दामाद यहाँ एल जब निकल गया कि ये दामाद है, तो निश्चित तौर से जो होगा कि ये बहू होगी, क्योंकि दामाद यहाँ निकल गया। तो दामाद का शादी जो होगा जे से होगा, यानी जी और एल जो है कि पति पत्नी है। जी इसका पुत्री है और एल पति है। पति को यानी मेल को प्लस से दिखाएंगे, फीमेल को माइनस से दिखाएंगे। आप यहाँ पे फिर से समझने का प्रयास करिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझेंगे। के की शादी कहा जा रहा है जे से हो गई है, ठीक है, जे से करवा दिए शादी। जी और जी, ये जे और जी जो है एच के अपने बच्चे हैं। एच का जो है, एच यहाँ है, ये एच के अपने बच्चे हैं, ठीक है। ये अपना बेटा बेटी है, अपना बेटा बेटी है। अब कौन बेटा है कौन बेटी है ये पता अभी नहीं चला है आपको। ये अपना बेटा बेटी है, ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न में एक लाइन अब आगे बोल दिया कि एल जो है एच का इकलौता दामाद है। एल जो है एच का इकलौता दामाद है, यानी ये मेल है, ये दामाद है, ये दामाद है। अब जो है जब ये दामाद हैं और इसका अपना बच्चा यहाँ पे है, अपना बच्चा यहाँ जे और जी है, जे और जी है। तो जे और जी में जब ये एल जो है यहाँ पे अपना इसका ये हो गया दामाद है, तो इसमें से एगो बेटी होगी, निश्चित तौर से एगो बेटी होगी। तो एक बेटी जो है यहाँ पे, तो बेटी यहाँ, बेटी दामाद यहाँ जब मिल गया तो अब जो है अपना बच्चा ये है ही, तो जाहिर सी बात है कि ये कौन है, के घर में ये कौन रहेगी, के घर में कौन रहेगी, जे से जो शादी करेगा तब ना ये इसके घर में आएगी, तो ये निश्चित तौर से बहू होगी। चलिए इस तरह से दोस्तों आपका वीडियो यहाँ ये समाप्त होता है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया, यदि आप हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं, आप घर बैठे अपने क्लास को कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, वहाँ से आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। रात के 8 से 10 ये क्लास होती है, गूगल मीट से चलाई जाती है। विशेष जानकारी के लिए आप कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा, एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी का प्रोसेस आपको वहीं बताया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का।